चलो देखो, चलिए सर हम लोग शुरू कर रहे हैं। टॉक नहीं, टॉपिक हमारा है, पहले पीछे का कुछ छूटा हुआ है, पहले एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखो हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर बोल दिया हूं तो शांत रहो, ठीक है, आराम से पढ़िए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो टॉपिक अभी तक हुआ है वो चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज वगैरह जितना भी है, एज वेल एज कूलम्ब्स लॉ, हम लोग कई टॉपिक कर चुके हैं, वो अलग वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, यानी कि इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो हम लोग पढ़े चार्ज एंड फील्ड। बाबू जो पढ़ना हम लोग को है वो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक यूनिट में डाला हुआ एनसीईआरटी में, चार्ज एंड फील्ड इसको बोलते हैं हम लोग ना, फील्ड, ये एक यूनिट में है ये दोनों। तो एक यूनिट का आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया है, आधा हिस्सा अब हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वाले सेशन में, ठीक है, ये हो गया, कंप्लीटेड है। तो पीछे का कुछ कूलम्ब्स लॉ में कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले करवा देता हूं, जिससे कि एक टॉपिक छूट गया था। टॉपिक ये है कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कहां पर है। जैसे कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, तो बस छोटा हुआ है, तुरंत हो जाएगा। अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात करें, कूलम्ब्स लॉ का, तो उसका जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके लाए हैं वो फॉर्मूला रहा है फोर्स इक्वल टू के ई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ए अच्छे से पढ़ा हुआ आप लोग का है, ये क्लियर है जो हो गया है। अब बात आता है कूलम्ब्स लॉ में कि लिमिटेशन जिसको आप लोग कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ क्या हो जाता है, ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसकी लिमिटेशन कहां पर है, ठीक है, ये वाला जो है आप देख रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन पड़ता है कूलम्ब्स लॉ का कि सर इट इज एप्लीकेबल, बात को याद कर ले, एप्लीकेबल फॉर क्या होता है, 4 पॉइंट चार्जेस। तो ये तो याद हो गया ना कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है इन कंपैरिजन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है कि अगर कोई भी, अगर छोटा सा हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेते हैं तो उसका जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम, वो भी माइनस में होता है, याद रखिएगा। तो दो प्रोटॉन और दो जो होता है ना इलेक्ट्रॉन के बीच निकालना ज्यादा इजी पड़ता है। कूलम्ब्स लॉ ज्यादा एप्लीकेबल कहां पर है, तो पॉइंट चार्ज के लिए, जैसे कि लुक लाइक का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनके जो रेडियस होते हैं एकदम इन्फिनिटी, एकदम छोटा होता है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का रेडियस थोड़ी ना होता है, सिंपल। अब ये कहां फेल होना शुरू हो जाता है, कहां, तो वहां पर फेल होना शुरू होता है जहां पर पॉइंट जो होता है चार्ज का शेप बढ़ जाता है। अब यानी कि मान लीजिए कि कोई फुटबॉल है या तो गेंद है, उस पर चार्ज है, अगर उस पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ना रहा तो भैया वहां ना कूलम्ब्स लॉ फेल होना शुरू हो जाता है। ध्यान दो, यहां पर अगर कंटिन्यूअस का मतलब होता है ना कि हर हिस्से में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर हिस्से में, ठीक है, तो वहां पर ये फेल होना शुरू हो जाता है अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि अगर एरिया में ले रहे हैं तो लीनियर ले रहे हैं, तो लीनियर में ले रहे हैं तो पार्टिकुलर 1 मीटर के अंदर 1 2 3 4 5 6 हो, इसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। कि फर्स्ट मीटर जो आप देखें, फर्स्ट मीटर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम बता रहे हैं
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा कि फर्स्ट मीटर में 6 गो, तो अगले भी फर्स्ट मीटर में 6 ही गो होना चाहिए। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। वो काउंट अप नहीं कीजिए, वो थोड़ा कम इसी हो सकता है, ठीक है। अब ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम बता रहे हैं कि प्रति मीटर जितना फर्स्ट मीटर में 6 गो है ना चार्ज, अगले 1 मीटर में भी उतना ही होना चाहिए। इसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। हाँ, कंटिन्यूअस का मतलब यही ना होता है कि हर प्रति मीटर चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो पहली बात तो पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज ज्यादा ये बहुत बेहतर हो जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। यही ना क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में कि विच ऑफ फ्लोइंग इज, है ना, एप्लीकेबल फॉर, इनमें से किस कूलम्ब्स लॉ किस पर लगेगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ था पॉइंट चार्ज के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस चार्ज रहा तो फिर दिक्कत है, तो उसके लिए निकालना पड़ता, फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाता। और वही चीज अभी हम थोड़ा सा भी बताने वाले हैं आपको। तो एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो मार दीजिएगा कि सर कूलम्ब्स लॉ ना पॉइंट चार्ज के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर ऐसा रहे तो। अब भैया मान लो कि एगो फुटबॉल है, इसका निकालना, एगो हिया एगो हिया एगो हिया एगो हिया है, अगर निकालो तो कूलम्ब्स लॉ ये पॉसिबल है। और यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ दुनिया भर के, यह देखो ऐसे ई कौन सा मतलब हुआ, ये फेल हो जाएगा, इसमें कूलम्ब्स लॉ निकाल ही नहीं पाएगा इसको। कैसे इंटीग्रेशन मारेगा, तो कैसे मारेगा, ये इंटीग्रेशन है, इसका लगेगा इंटीग्रेशन, आपको लगता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा का लग सकता है, कंटिन्यूअस लगातार। हाँ, एवरेज नहीं तो मैंने क्या कहा कि एक एग्जैक्ट अगर फोर्स निकालना है ना, एकदम दो तरह का डाटा आता है, एक नियर बाय आंसर आता है, एक एवरेज आंसर आता है, एक एक्यूरेट आंसर आता है। तो हमें चाहिए एक्यूरेट, तो उसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज। ध्यान दो। अच्छा, इस वाले में अगर मैं इसकी बात करूं ना, इसमें क्या दिक्कत है, यहां पर अगर चार्ज ले रहे हैं, यहां पर बाबू यहां पर चार्ज ले रहे हैं और एक और ले रहे हैं, यहां पर चार्ज ले रहे हैं, तो चार्ज से ज्यादा ना इसका साइज ही बहुत बड़ा है। जिस बॉडी पर चार्ज है उसका साइज बहुत बड़ा है, यहां फेल हो जाता है कूलम्ब्स लॉ। याद रख लो, अगर चार्ज जिस पर ले रही हो और जिस बॉडी पर हो उसका साइज बहुत बड़ा है, तो यहां फेल हो जाता है। जैसे कि लुक लाइक फुटबॉल पर चार्ज आ जाना, फेल हो जाएगा। बिकॉज जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छे से हमारा निकलता है कूलम्ब्स लॉ, ना कि दो फुटबॉल के बीच में। हाँ, इन्फिनाइट स्मॉल बॉल लीजिएगा ना, बहुत छोटा, इतनी को बॉल लीजिएगा, पता है हम जो भी बात कर रहे हैं ना वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं। आप उछलने वाला बॉल बहुत बड़ा होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब है साइज बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का तो कूलम्ब्स लॉ फेल होगा, और जैसे एक लॉ फेल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा लॉ आ जाता है, गॉस लॉ। वो बोलते हैं ना कि जहां से तुम फेल होते हो वहां से हम शुरू होते हैं, तो गॉस लॉ यही बोलता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो जहां से कूलम्ब्स लॉ फेल होता है वहां से गॉस लॉ अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करता है। क्लियर हो गया? तो कहां कहां फेल हुआ हम पढ़ा ले, अच्छा पढ़ा लेते हैं, बिलीव रखो, तुमसे तुम्हारे बोलने बतियाने से ज्यादा अच्छा पढ़ा लेते हैं, है ना। तो पॉइंट नंबर 1, एक तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी गलती बोल रहा, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो है एप्लीकेबल है। हाँ, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो वहां एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, कहां नहीं मैं लिख देता हूं, देखिएगा कहां एप्लीकेबल नहीं है वो लिख देते हैं हम यहां पर, और यहां एक और लिख लेना है, इट इज एप्लीकेबल फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पता है जितना भी लाइन लिंक लिख रहा हूं ना सबका मीनिंग भी समझा देता हूं। अगर कोई यहां दिमाग
ओपन करके अगर समझ भी जाएगा ना तो उसको काफी दिनों तक याद रहेगा ही, क्योंकि दूसरा बार जब रिवीजन करोगे तो मेरी बात तो याद ही आएगा। तो समझिएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रख लीजिए। हाँ, कहां एप्लीकेबल नहीं है? तो पहला, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे तैसे, इट इज नॉट एप्लीकेबल। कहां कहां? पहला, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, इफ पॉइंट मास जो लिए जनरली की शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पर चार्ज है इज ग्रेटर देन पॉइंट चार्ज, अगर ऐसा हो जाता है तो फेल हो जाएगा। अगर हम जिसको पॉइंट चार्ज मार रहे हैं आप और उसका शेप इतना बड़ा है कि मतलब पॉइंट चार्ज से ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज कैसे मानिएगा? देखिए, एक वाला फुटबॉल, एक यहाँ चार्ज, अब भैया और पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट चार्ज है, से बड़ा शेप इसका है, कैसे निकालोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है इधर। ये हुई कहां पर एप्लीकेबल है, कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस हाईएस्टली कितना पर निकाल सकते हैं आप? ज्यादा नहीं, 10 के पावर माइनस 15 से ग्रेटर ही लीजिएगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियस आपको याद है रेडियस कितना होता है? एटॉमिक रेडियस कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 के रेंज में जाता है, 10 के रेंज में। तो मैं 10 के रेंज में ले लेता हूँ। देखो, 10 के पावर माइनस 10 के रेंज से लेके सेवरल किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक्सपेरिमेंटल भी पता चला है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप किसी एटम्स में कूलम्ब्स लॉ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ। एटम में कुछ होता है, वो प्रोटॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब दो एटम के बीच में लाना चाहते हैं, तो भैया आपको पता है ना कि अगर ज्यादा डिस्टेंस कम लीजिएगा तो फिर तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने लगेगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हम निकालना चाहते हैं H प्लस और H प्लस के बीच में, एग्जाम्पल लगाओ, या तुम कह सकते हैं कि H प्लस और Cl माइनस के बीच में हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अंदाजा लगाना कि H प्लस में या तो H ले लेते, क्या He2 प्लस, क्योंकि दो ज्यादा बेहतर रह जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ज्यादा इसको नहीं लेना, ठीक है। He2 प्लस ले एग्जाम्पल। तो एक बात बताना, हीलियम में क्या होता है? एगो प्रोटॉन होगा और एगो बाहर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा ना। अच्छा, इसके पास भी बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या ले लेते हैं? प्रोटॉन। अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कर दे 10 के पावर माइनस 10, सॉरी 10 नहीं, 10 के पावर माइनस 20 माइनस, अब पता है कितना डिस्टेंस है? इन दोनों के डिस्टेंस से भी कम है ये। समझ रहे हो? इन दोनों के जो डिस्टेंस होता है उसका जो होता है 10 के पावर माइनस 15 के रेंज में होता है। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 के रेंज में, उससे भी कम ले लिए। तो भैया ये दोनों में फोर्स ना लग के यही दोनों में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। बात को समझो, बहुत इजी है। हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है लगभग में 10 के पावर माइनस 15 होता है, राइट। और हम एक एटम लिए, एक एटम हुआ है, तो उन दोनों में हम फोर्स का काउंटर कर रहे हैं, और हम दोनों का डिस्टेंस इतना कम कर दिए कि ऑलरेडी रेडियस से भी कम है। रेडियस से कम के मतलब समझते हो? ये वाला कहाँ है? ये वाला हिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला हिया है, उसके अंदर में घुस गया। तो कैसा पॉसिबल? तो यहां नहीं लगता है। तो 10 के पावर माइनस 15 से नीचे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, फिर तो वो न्यूक्लियस वाला बात आ जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहां तक? 1 किलोमीटर तक अभी तक पता चला है, ठीक है, हो गया। तो कहां पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, कहां पर नहीं एप्लीकेबल है? एक क्वेश्चन पूछ देता है, किसमें लगेगा? इससे एक क्वेश्चन, और इस वाला से एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तो कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है, जो हमने कहा था मास वाला, उन दोनों में सिमिलरिटीज पूछ देता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर कूलम्ब्स लॉ की अगर बात करें, कूलम्ब्स लॉ की अगर बात करें और एक न्यूटन्स लॉ की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन। तो इसका फॉर्मूला बताओ तुम, बहुत छटपटा रहे हो, बोलो उधर वाला का फॉर्मूला बताओ। इसका होता है सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी देख लेते हैं। सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंडेंट है, दोनों का देख लीजिए, डिस्टेंस नीचे स्क्वायर, दोनों को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं? बोथ आर कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तुम लिख सकते हो या तो याद भी कर सकते हो, हम बोल देते हैं कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पर फॉलो करता है, एकदम सेम, एक ही जैसा दोनों दोनों। क्लियर हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ? ठीक है। अब एक का जो रेंज बोलता है, के का जो रेंज होता है वो कितना होता है भैया? 9 गुना 10 के पावर, और जी का रेंज होता है 6.67 गुना 10 के पावर कितना? -11 होता है। क्या बोलो, याद आया? अब पता है क्या पूछता है कि दोनों में कितना का जो है टाइम्स गुना है रिलेशन, ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तो दोनों कितना मल्टीपल कितना गुना था, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, आराम से आ जाए। मतलब रेशियो पूछता है कौन के बीच में, रेशियो बिटवीन क्या ची पूछेगा? जी एंड के ई। तो नहीं रख सकते हो, कितना रखोगे बाबू? 6.67 कर दोगे, 10 के बाद कितना? -11। नीचे क्या लिख दोगे, है ना? ये रेशियो पूछ देता 9 गुना 10 के बाद कितना कर दोगे? तो और भी रेशियो आएगा, पता है केजी वाला में कन्वर्ट करना पड़ता, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आराम से कर लीजिएगा। दोनों को दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पर पालन करता है। अच्छा, अंतर क्या है बता देता हूं। देखो, एक रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, लेकिन एक सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। बताओ तो कौन वाला? हमने क्या बोला? एक रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है और एक सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। तो अट्रैक्टिव सिर्फ कौन होगा? सिर्फ अट्रैक्टिव कौन होगा? ग्रेविटेशनल लॉ। रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों होता है, तो इसका फोर्स का मान पॉजिटिव भी आता है, फोर्स का मान नेगेटिव भी आता है। इसका फोर्स का मान सिर्फ नेगेटिव आएगा। ग्रेविटी तो अट्रैक्शन का ही तो, कभी भी ग्रेविटेशन कैसे रिपल्सिव हो सकता है? कभी सुनिए कि धक्का दे रहा है ग्रेविटी से? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। तो दोनों में सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज भी लगे हाथ बता ही दिए, दोनों कर दिए। ठीक है। कुछ पास्ट में मैंने एक क्लू दिया था कि सर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इस बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सर डिफाइन कीजिए तो लीनियर चार्ज कंटिन्यूअस। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूअस चार्ज मतलब कि मैंने अभी जस्ट शिक्षा दिया, आपको बताया कि 1 मीटर में प्रति अगर 6 कूलम अगर फिक्स किया हुआ है तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एकदम याद करा दिया आपको। और ये मेजर 3 प्रकार के होते हैं, मेजर 3 प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है इससे हम लोग बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद हुआ क्या? पहला लीनियर बड़ी काम का चीज है, क्योंकि अभी याद होगा तो कुछ देर बाद भी काम देगा आपको। और दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? तो अब हम अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एगो वायर है टेढ़ा सा, ठीक है, उस पर एकदम कंटिन्यूअस रूप से चार्ज फैला हुआ है। देख लीजिए, देखिए क्या, पूरा कंटिन्यूअस रूप से चार्ज फैला हुआ है। और इसकी टोटल लेंथ है कितना? टोटल लेंथ जो हम लोग कंसीडर किए हैं, एज्यूम किए हैं लेट करके, माने हैं L। क्या माने हैं? याद हुआ? और टोटल चार्ज जो इसका लिए है ना बाबू, टोटल चार्ज जो लिए इसका वो लिए हैं कैपिटल Q। क्या लिए हैं? कैपिटल Q। तो पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना होगा?
तो भैया उसको हम लेमडा से डिनोट्स करते हैं। और हाँ बोलो। इसके बाद अभी हम शुरू में नहीं किए, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, मैं पीछे वाला ही पढ़ा रहा हूं। ओके, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अब बटा क्या हो जाएगा, कौन सा चार्ज, टोटल लेंथ, टोटल चार्ज, टोटल लेंथ। अभी कोई अगर बात करते टॉक करते पकड़ा है तो मैं इसको यहां खड़ा कर दूंगा और होना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और टोटल लेंथ कितना, एल है बाबू, ठीक है। तो अगर हम निकालें तो सर जी लेमडा बराबर होता है ना क्यू बटे एल लिख सकते हैं। अगर मान लो कि हम इसके इतना हिस्सा ना लेके छोटा सा हिस्सा लें तो उसको क्या बोलेंगे, डीएल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस छोटे से हिस्सा में जो चार्ज होगा क्या हो जाएगा, डीक्यू, फिर इंटीग्रेशन मार देंगे, छोटा सा हिस्सा को डीक्यू बोलते हैं ना। तो भैया इसीलिए आप पढ़ोगे डीक्यू बटा क्या पढ़ोगे, डीएल पढ़ोगे, और इसी को कहा जाता है लेमडा, इसी को कहा जाता है लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बाबू। तो इसका ऐसा यूनिट पूछता है तो क्या हो जाएगा बाबू, कूलम्ब, और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलम्ब मीटर इनवर्स, कोई आपत्ति, पता ही जो मैं लिखा नहीं वाला, इस बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सेम बिहार बोर्ड में इस बार आया। इतना लिखने के लिए 3 नंबर आपको दे देता, एक डिजाइन, लेट, डेटा, बस। देखिए अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एक याद हो गया क्या बढ़िया से, हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरा वाला। अच्छा लीनियर वाला तो क्लियर हो गया ना, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एरिया वाला देख लेते हैं। तो एरिया में कैसे डिफाइन हो जाएगा, तो दूसरा होता है बाबू कौन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं एरिया वाला, बहुत प्यारा है, एकदम देख लो, देखिएगा यहां देखिए एकदम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी है बाबू, देख ले, हाँ बिल्कुल लुक लाइक रुमाल, आप मान सकते हैं, हाँ ओके, ध्यान दीजिएगा, रेडी, इधर देख लो। अब ये जो हुआ पूरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला एग्जांपल है। अच्छा पूरा एरिया क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, एरिया एस, पढ़ाने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे, छोड़ो ना, बदलने दो, क्या दिक्कत है, चार्ज क्यू, क्या लेंगे, क्यू बाबू। अच्छा चाहेंगे तो इसको इंटीग्रेशन भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी सी आगे बढ़िएगा तो और आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है फोर्स वगैरह निकालना है, तो हम वो वाला सेकंड वाला बताऊंगा, एक को कोई बताऊंगा, फिर आप समझ जाओगे, पहले मुझे तीनों को डिफाइन कर लेने दो ना, एक एक करके आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर डिफाइन कर दें, लीजिए छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में अगर हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, इसको हम लोग बोलेंगे डीएस, क्या बोलेंगे, डीएस बाबू। जैसे इसको डी क्यू बोले थे ना, डीएल, तो इसको क्या बोलेंगे, डीएस। एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा को हम लोग कहते हैं डीएस कहते हैं। डीएस फुल फॉर्म क्यों बोलोगे तुम भूल रही हो कि छोटा टुकड़ा को हम लोग जब डीसी मारते हैं ना, डी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, वही वाला डीएस है, सिंपल। इस क्या बोल रही हो, बड़े टुकड़ा को क्यों कुछ बोलेंगे हम, इसको बोला जाता है सर जी डी क्यू बोलेंगे, क्योंकि छोटा सा जो देख रही हैं आप टुकड़ा यहां पर, वो डी क्यू है, एकदम क्लियर। अब उसी के जैसे ये भी डिफाइन होगा, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा सिग्मा का नाम सुने हो, सिग्मा, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है बाबू, हाँ सॉरी, पाई सिग्मा, हाँ अरे वो बॉन्ड में नहीं, केमिस्ट्री में डिफाइन है,
पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, वही वाला सिंबल लिया है, तो यहां क्या हो जाएगा ds और dq बटा, बता रहे रुको ना, ds। ठीक है, अब देखिएगा तो दोनों एकदम सिमिलर लग रहा होगा सर जी, ए वाला मैच कर रहा होगा, ई वाला और ई वाला देखिए दोनों मैच एक जैसा लग रहा होगा, है ना। एक में नीचे dl है और इसका नाम क्या पड़ेगा, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे। लेकिन पता है इसका भी ऐसा यूनिट अलग होगा, इसके वाला से इसका वाला ऐसा यूनिट अलग होगा, एकदम याद कर लीजिए, बहुत इजी ऐसा यूनिट है। इसका पड़ेगा बाबू, इसको हम लोग कूलम कहेंगे और इसको कहेंगे मीटर स्क्वायर कहेंगे। तो इसका जो है ना बाबू कूलम मीटर स्क्वायर है, एमसीक्यू में पूछता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में, माइनस में, सही है। तो अगर हम लोग आगे निकाले तो देखिए, तो एक और निकाल देते हैं बाबू, बहुत इजी वाला निकाल देता हूं। देखो इसकी मैं बात कर रहा हूं और इस पर चारों तरफ जो है फैला हुआ है चार्ज, चारों तरफ सरफेस पर, ठीक है, देख लीजिएगा चारों तरफ पूरा आगे पीछे पूरा फैला हुआ है। इसको अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं और अगला का नाम है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। लेट हम लोग क्या इज्यूम करेंगे, वॉल्यूम जो इज्यूम करेंगे हम लोग भी करेंगे और चार्ज कितना लेंगे, चार्ज लेंगे क्यू ले लेंगे, क्या एकदम इजी हो गया। या तो कैपिटल क्यू ले सकते हैं आप, ये आइसोबेस। तो बाबू अबड़ी पता है सिंबल इसके लिए क्या आएगा, एक सिंबल देखो सिग्मा था, एक सिंबल लेमडा था, लीनियर वाला का लेमडा, और चार्ज थी सरफेस वाला का कौच हो जाएगा बाबू सिग्मा। ये ना सिग्मा था ना, इसका रो का नाम सुने होंगे आप, रो। ये पता है कहां था, ये इलेक्ट्रिसिटी में नजर आता है। तो रो बराबर होता है डीवी बटा, सॉरी डीक्यू बटा डीवी होता है। देखो वॉल्यूम और सरफेस और लंबाई हमेशा नीचे रहेगा और चार्ज हमेशा ऊपर रहेगा। अब डीक्यू कैसे निकालेंगे, तो एक छोटा सा हम ई वाला ले लेते हैं, ये वाला देखिएगा, है ना, इस तरह से। तो इसको हम लोग ना डीवी माने हैं, इसमें डीक्यू माने, याद हो गया क्या। अब इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज। अच्छा कोई बता सकता कि एक इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, उन दोनों को एनालाइज करके। एकदम सही, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कूलम बटे मीटर क्यू आएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए कूलम मीटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। याद हो गया ना, तीनों के तीनों आपके सामने एकदम पड़ा हुआ है। वॉल्यूम वाला देखिए एकदम अलग एकदम डिफाइन किया हूं, वॉल्यूम वाला अलग डिफाइन किया हूं, और लीनियर वाला एकदम अलग से डिफाइन किया हुआ है। ये लीनियर, ये सरफेस और ये वॉल्यूम वाला बात मैं अलग अलग कर दूं। हाँ सब चार्ज डेंसिटी का हुआ, ये सब आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं, देख लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सिंबल अलग अलग मैं दे दूंगा, मैं पीछे करूंगा तो मैं तीनों एक बार याद हो गया ना। अभी जस्ट काम देने वाला है, क्योंकि हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। लिख लेना, मैं दे दूंगा, एक बार देख लो, लिखने के लिए वक्त देंगे हम, एक बार पहले बढ़िया से देख लीजिए तीनों। एक है dq बटा dl, एक है dq बटा ds और एक है dq बाई dv है, तीनों अलग अलग है। चलिए उतार लो, रुको ना, है ना। चलिए अब कॉन्सेप्ट है, हम लोग शुरू कर रहे हैं मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमारा टॉपिक आज शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम अलग वीडियो में ही कर देते ज्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि इतना ये ठीक रहेगा, एक अलग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अलग वीडियो बन जाएगा। तब तक आप उतार भी लीजिएगा, आप भी नोट डाउन कर लीजिए सर। तब तक के लिए थैंक यू।